जैसे रमजान अब आ रहा है, रमजान में मोस्टली बहुत सारी इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और जितने रिटेलर्स वगैरह अपने पैकेजेस एक बना के ना, बॉक्सेस बना देते हैं कि जी ये रमजान में करें इस तरीके से। तो हम्म। उस पे आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं कि लाइक इस किस्म की जो हेल्प हम लोग फोकस ओनली फॉर रमजान करते हैं और अदरवाइज हम इसके ऊपर फोकस नहीं होते, इसका क्या रीजन है? देखिए, उसका रीज़न तो यही है क्योंकि वो रमज़ान में ज़रा सवाब ज़्यादा मिलता है, ये तो बात है। तो लोगों की कोशिश होती है कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करें। तो उसमें कोई उस तरह कोई जी। गलत बात भी नहीं। तो इसमें इस किस्म को लाइक पर्टिकुलर अगर हम वो पैकेजेस डिफाइन करते हैं तो वो सही होते हैं कि लाइक हम एक पैकेज बना के उनको दे देते हैं? देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव है ना। आपने किसी की हेल्प करनी है, आप हेल्प के ना दो दो चीज़ें ध्यान में रखें। एक सिंपल ज़कात हो गई। अच्छा, उसके बाद एक सदका है जो उसके अलावा है, या खैरात कह लें। ज़कात के अंदर भी एक ज़कात वो है जो आपको, कुछ लोगों का पता है जिनका आपने माहाना बनाया हुआ है, तो उनको तो माहाना ही देनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करनी चाहिए अल्लाह ताला उसका सवाब दे देगा, बजाय इसके कि उनको रमज़ान के महीने में दे दें कि अब सारा साल इससे गुजारा करो। दैट इज़ मोर डिफिकल्ट एंड लेस मैनेजेबल फॉर देम। उसके बाद अब आपने चाहे आम हालात में आपने कहा जी मैंने किसी को खर्च करना है, सदका खैरात करना है, तो मैं क्या करूं कि किसी को खाना खिला दूं। अब किसी को खाना खिलाना है तो आप खाने के पैसे भी दे सकते हैं, आप देख पकवा कर बांट भी सकते हैं, आप उसको आटा लेके भी दे सकते हैं, आप उसको ये पैकेज भी दे सकते हैं कि आटा भी, घी भी, चीनी भी, चाय भी, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें। तो वो जो मर्जी करे, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, ये इंसान जैसे मर्जी करे, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और एक और चीज जैसे जक़ात के पॉइंट ऑफ व्यू से रमजान में जी ज्यादा फोकस होता है कि सवाब तो है, चले रमजान में उसका सवाब ज्यादा है, लेकिन ये जक़ात अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई सफिशिएंट फंड, एक सर्टेन पेमेंट आई है, उसके ऊपर से अगर हम अपनी 2.5% या मोर जितनी भी निकाल दें जक़ात, तो वो उसके फिर हमें पर्टिकुलर जक़ात के महीने में उसके ऊपर अलग से जक़ात निकालनी पड़ेगी? नहीं, देखें, ज़कात जो होती है ना वो वेल्थ पर होती है। वेल्थ का मतलब है आपको एक सफिशिएंट पेमेंट अगर आ भी गई, तो अब वो ज़रूरी नहीं कि आपकी वेल्थ में कन्वर्ट हो जाए। इनकम पे ज़कात नहीं होती, ज़कात वेल्थ पे होती है, जिसको हम ज़कात कहते हैं। तो बेसिकली इसका जो बेहतर तरीका है कि मही साल में एक वक्त रख लें। आम तौर पे लोग रमज़ान का महीना रखते हैं। मुदूदी साहब कहते हैं आप ईसवी साल का भी महीना रख लें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ईसवी साल के महीने में आसानी ये होती है कि आम तौर पे लोग जून के महीने में अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते हैं। तो फाइनेंशियल क्लोज हुआ, आपको पता लग गया आपको नफा नुकसान कितना हुआ, आपने खर्चा कितना कर लिया, सेविंग कितनी कर ली, आपके टोटल एसेट्स जो हैं वो आप सर्टेन कर लेते हैं। आपने अपने टोटल एसेट में से अगर किसी के पैसे देने हैं तो वो आपने माइनस कर दिए, वो लेस हो गई। अब उसके बाद जो बचा वो ओनर्स इक्विटी है, या आपका कैपिटल है, या आपकी वेल्थ है, उसका आपने 2.5% देना है। को आए जब भी थे। वेल्थ में तो सारा कुछ ही आ जाएगा, चाहे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपके घर है, आपने कोई एडिशनल घर रखा हुआ है, उस पे आपको रेंट आता है, सारा कुछ ही बीच में आ जाएगा ना, वो तो हमारी जिस वेल्थ का पार्ट बनेगा। सारा कुछ आ जाएगा, सिर्फ जो जाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो अपेरेंटली एग्जाम्प्ट हैं। जैसे आपका जाती घर, जाती गाड़ी जिसमें आप रहते हैं, वो एग्जाम्प्ट है। अगर हाँ फालतू घर रखा हुआ है तो असूलन वो तो आना चाहिए। अब वो आप फिका में जाएंगे तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ फतवे दिए हुए हैं, कईयों ने उनको एग्जाम्प्ट किया हुआ है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इट इज़ वेरी सिंपल, अपने ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें माइनस कर दें। ऐसा जेवर जो हर वक्त पहना हुआ हो वो भी शायद माइनस हो सकता है, जेवर को माइनस करना को बहुत वैसे अच्छा आइडिया नहीं है। बट जो चीज़ें आप हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, आपकी ज़ाती, आपने फर्ज किया एक गाड़ी भी रखी हुई है ना फालतू, जो वंस इन अ वाइल आपने यूज़ करनी है, और बस ऐसे ही या गाड़ी ले ली कि गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं तो चलो गाड़ी लेके रख लो, शायद उस पर भी ज़कात दे देनी बेहतर है। फिर तो उस पॉइंट व्यू से देखा जाए, मिसाल के तौर पे एक घर है, किसी ने किराए के ऊपर अगर इनकम के लिए रखा हुआ है कि किराए मुझे हम्म। इनकम उससे आती है, तो उसके ऊपर, उस घर के ऊपर फिर क्या उसका होना चाहिए? घर से किराया आ रहा हो या ना आ रहा हो, अगर फालतू घर है, मुझे जितनी समझ आई है वो ये है कि उस पर 2.5% ज़कात देनी चाहिए। घर घर इसी पर्पस के लिए रखा हुआ है कि उससे इनकम जनरेट करनी है। ठीक है, इसके लिए रखा हुआ घर से जो देखें इनकम है ना, उसके दो दो पार्ट्स होते हैं, ये जहन में हमेशा रखिएगा। जो भी आपके एसेट्स होते हैं उनके हमेशा दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है आपका जिसको हम डिविडेंड कह लें,
आप उसे रेंट कह लें, किसी भी एसेट से जो आपकी एक नॉमिनल इनकम होती है, प्लस उसके बाद एक और पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं कैपिटल गेन। इनकम तो आपकी ये दोनों मिलके बनती है। और आमतौर पर पाकिस्तान में एसेट्स के ऊपर तकरीबन, जो प्रॉपर्टी के एसेट्स है में तकरीबन 10% के लगभग, या 7 to 10% बेसिकली, आपको अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, तो आपको इनकम मिलती है, चाहे कैपिटल गेन की फॉर्म में मिले, चाहे रेंट उसमें ऐड हो जाए। जो ज़कात आपने अदा करनी है वो 2.5% है। तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट कि इम्पॉसिबल है। और मिसाल के तौर पर अगर रेंट नहीं आ रहा, तो फर्ज करें आपको सिर्फ 7% कैपिटल गेन आ रहा है, बट ज़कात तो असूलन 2.5% बननी चाहिए। हाँ, अगर किसी को फतवा चाहिए तो बेशुमार फतवे अवेलेबल है जिससे ज़कात कम से कम हो जाएगी। वो उनकी अपनी राय है उलमा की, सही भी हो सकती है। मैंने ज़ाती तौर पर इतना गौर किया, मुझे इस चीज़ की कभी समझ नहीं आई कि आप फालतू घरों के ऊपर ज़कात क्यों ना दें। यानी अगर आप उस कॉन्सेप्ट पे चले जाएं कि जी हमने तो एक घर रखा हुआ है आमदनी के लिए, या मार्केट में दुकान खरीदी हुई है आमदनी के लिए, अब उसमें हमें ज़कात नहीं बननी। जो लोग कहते हैं वो कहते हैं जो किराया आएगा उसके ऊपर ज़कात दे दें, बाकी उस पर। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होगा? एक आदमी अमीर है, उसके बाद करोड़ों रुपए हैं, तो वो क्या करेगा कि एक दुकान खरीदेगा और उसके ज़कात से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसका किराया आ रहा होगा जितना भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो देगा ही नहीं, आ रहा होगा तो उसके ऊपर चलो, वो जब उसके माल में जमा होगा तो वो तो इन एनी केस देना ही है। यानी जो किराया आया और आपके माल में जमा होकर बच गया, उस पर तो 2.5% देना ही देना है। बट उसकी जो दुकान तो उलमा ने करा दी एग्जाम्प्ट, तो फिर एक और दुकान खरीदेगा, एक और, पूरा लगेगा, पूरी मार्केट उसके पास होगी और ज़कात उसकी होगी ना होने के बराबर। और एक आदमी जो गरीब है, जिसने घर बनाना है, और मिसाल के तौर पे एक छोटा सा घर भी जो है वो इस वक्त 1.5 करोड़ का बनता है, उसके पास 70 लाख पड़ा होगा बैंक के अंदर, उसके ऊपर वो ज़कात दिए जा रहा होगा 2.5%। इसके बाद तो पड़ा ही नहीं होगा शायद, या इसके बाद भी 70 लाख पड़ा होगा, तो ये अरबोपति होगा। इसकी भी सेम ज़कात होगी, इसकी भी सेम ज़कात होगी। फिर उन्होंने हीरो में भी ज़कात एग्जेम्प्ट कर ली है। तो जिनके पास सोने के जेवर होंगे, जो निस्बतन मिडिल क्लास हैं, उनको ज़कात देनी पड़ जाएगी। जो अमीर तरीन लोग हैं जिनके पास हीरे होंगे, उन्हें भी तो पता ही लगेगा कि जितना आप अमीर होते जाएंगे उतनी आपकी ज़कात कम होती जाएगी। इसकी कोई लॉजिकल सेंस मुझे कम अज़ कम समझ नहीं आती। मेरे अंडरस्टैंडिंग जो है, जितना मैंने गौर किया है, और आपने, हर इंसान ने ज़रा फिर अपना फैसला खुद करना है, तो उसको खुद गौर फिक्र करें, आर्गुमेंट लोगों के समझें। एंड रिजल्ट ये है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि आपके जितने एसेट्स हैं, ज़ाती इस्तेमाल के एसेट निकाल दें, ज़ाती गाड़ियाँ निकाल दें। चलें आप महीने में 2 दफ़ा भी कोई गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो चलें, उसको भी निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। आपने चलें एक बड़ा घर ले लिया, वैसे तो बड़े घर नहीं होने चाहिए असूलन, उसको फायद चौरी होनी चाहिए, फजूल खर्ची, लेकिन आपने चलो बड़ा घर भी ले लिया, चलो उसको भी एग्जाम्प्ट कर लें अगर आप एग्जाम्पशन में जाना भी है। अब उसके अलावा आपके जितने, आपने कराची में घर रखा हुआ है, इस्लामाबाद में रखा हुआ है, 2 लाहौर में किराए के लिए रखा हुआ है कि आमदनी आती रहेगी, और एक फैक्ट्री बनाई हुई है, जो कुछ भी है वो सारे एसेट्स को प्लस करके एंड में अपनी वेल्थ कैलकुलेट करें। वेल्थ में से पर्सनल एसेट्स निकाल के बाकी के ऊपर 2.5% ज़कात देनी चाहिए। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि ज़कात वो रमजान में दे, और ठीक है। काफी लोग जो है वो ये करते हैं कि ज़कात के जो पैसे होते हैं उनके ये रमजान पैक बना के वो देते हैं। हम्म। ज़कात के पैसों से रमजान पैक दे सकते हैं, नंबर वन। हाँ, दे नंबर दो सकते के, हैं। हाँ जी, दूसरा क्या है, इसमें ज़कात के सपोज कॉन्सेप्ट ये है कि रमजान में ज्यादा फायदा होता है, तो हम्म। उसका ज़कात तो वो 2.5%, उसका फायदा ज्यादा तो नहीं होगा। साल में किसी वक्त भी दे दे। क्या ख्याल है सर इस पे? क्या राय नहीं, है आपकी? देखें, जो मैंने अर्ज किया ना, एक तो रमजान पैक तो खैर दे सकते हैं, उसमें तो इशू नहीं है। आपने सिर्फ ये जरा देखना होता है कि ज़कात दे रहे हैं तो बंदे की थोड़ी कोशिश होती है कि मैं उसको मिले जो मुस्तहिक है। ऐसा ना होगा एवं ही को लोग ले जाएं। आप नॉर्मल जब खाना शाना बांट रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं कि यार चलो जी लगा दो, कोई ज़रूरतमंद है या नहीं है, खाना खा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, आपने दी दी। खैरात में से तो जिसको मर्जी दे दें, इशू नहीं होता। ज़कात में थोड़ी सी मुझे पर्सनल एक होती है कि थोड़ी सी बंदा ये तहकीक जरूर करे कि ऐसे बंदे को दें जिसको जरूरत है। अब रमजान पैक में कोई मसला नहीं है। जो आपने साल में एक दफ़ा ज़कात कैलकुलेट कर ली, साल में किसी भी वक्त दे दें वो ठीक है। मेरे हिसाब से अगर कभी ज़कात थोड़ी सी ओवरड्यू हो जाती है या एडवांस में पे हो जाती है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बेहतर ये है कि वो लोग जिनको आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है और आप उनकी महाना मदद करते हैं, उनको महीने के महीने दें, ताकि उनके लिए आसानी हो।
जो रमजान में 70 गुना या बहुत ज्यादा गुना सवाब मिलता है, तो उम्मीद है अल्लाह ताला आम दिनों में भी वो अता फरमा देगा अगर आपकी नीयत ही होगी। उसके बाद बात बात होता है ना, जैसे मतलब किसी ने शौकत खानम को ज़कात देनी है, तो शौकत खानम को आप ज़कात रमजान में दे देंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो उसको सेव कर लेना होता है, वो पूरे साल में फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आपने किसी को ज़कात देनी हो, उसमें इशू नहीं है। जिनकी आपने पर्सनल जानने वालों की मदद करनी है या ना जानने वालों की भी एक पर्सनल लेवल में मदद करनी है, उनकी कोशिश करनी चाहिए कि महीने के महीने दें, और अल्लाह से उम्मीद रखें अल्लाह ताला उसी पे वो जज़ा अता फरमा देगा जो रमजान का सवाब मिलना है। तो इसमें ये होता है कि मिनिमम अगर कि इसके पास अपने 2.5 तोले सोना हो, तो वो उसको वो साबित वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, वो ज़कात देने वाला बन जाता है। तो हमारे जो इन्फ्लेशन के इसको इतना ज्यादा हो गई है, तो हम्म, किस तरह आइडेंटिफाई करें? 2-2.5 तोले तो होता है लोगों के पास आम भी, इससे कम भी शादी का रखा हो, या लोग सेविंग के लिए रखते हैं, या हम्म। कंटिजेंसी प्लानिंग होती है उनकी, तो वो आ जाते हैं ज़कात के जुमरे में। एक तो 2.5 तोले नहीं है, महज 7.5 तोले है। लेकिन 7.5 तोले जी भी आप सर। सही कह रहे हैं, साढ़े सात तोले की लिमिट है ना, ढाई की नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। और 7.5 तोले में आप सही कह रहे हैं कि अक्सर लोगों ने जब बच्चों की शादी के लिए, और क्योंकि हमारे मुल्क में अल्लाह माफ करे जहेज की लानत है, तो लोगों ने तो जहेज के लिए भी जेवर बना के रखा होता है, तो पैसे तो होते हैं उनके पास, और अब वो उस पैसे को खर्च भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम बच्ची की शादी कैसे करेंगे? ये तो हिंदुओं का मुआशरे से इम्प्रेस मुआशरा है, वहाँ बच्चियों की शादियां नहीं होती जब आपने जेवर ना उनको दें। तो उसके अंदर फिर अब ये वो वाला सवाल है जिसमें हर इंसान ने फैसला खुद करना है। वैसे कुरान शरीफ में ना कहीं मना नहीं किया गया कि एक आदमी जिसके पास 7.5 तोले है उसको आपने ज़कात नहीं देनी। ये फुकहा ने अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई है, मैंने तो जो पढ़ा है, मैं वैसे वो एग्जैक्ट हदीस भी ढूंढूंगा। हजरत उमर के दौर में एक औरत आई और उसने आके कहा कि जी मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे कुछ दें। तो हजरत उमर ने उसको एक पूरा भेड़ बकरियों का रेवड़ था जो उसको कहा कि ये ले लो, और साथ उन्होंने कहा कि हम फलां महाज पर जा रहे हैं, वहां से हम वापस आएंगे तो फिर तुम दोबारा आना, हम तुम्हें और भी देंगे। जो जनरल अंडरस्टैंडिंग समझ आती है कि उस जमाने में कोशिश की जाती थी कि जिसको ज़कात देनी है एक्चुअली इतनी ज़कात दे दें कि वो आगे के लिए खुद कफील हो जाए, उसको फिर बाद में मांगने की जरूरत ना रहे, अगर मुमकिन हो इतने फंड्स अवेलेबल हो। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा नहीं है कि एक आदमी का 7.5 तोले तब आप उसको ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात इस बेस पे दी जाएगी कि वो मोहताज है या नहीं है। अब किसी के पास 7.5 तोले अपने बच्ची की शादी के लिए रखा हुआ है और वैसे उसके पास घर में खाने को पैसे नहीं है, तो वो मोहताज ही है, वो फिर वो फकीर मिस्कीन की कैटेगरी में ही आता है। हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो मालदार है। और प्लस ये कि अगर कोई मुसाफिर होगा तो उसके ऊपर खैर वो तो खैर सारे मानते हैं कि ज़कात उसको तो मिल ही सकती है, चाहे वो अपने घर में मालदार हो भी। और इस सूरत हाल ये है, ये काम मेरे खातून है बेचारी, वो हम्म, 3 घरों में काम करती है, हम्म, पार्ट टाइम करती है, 5-5 हज़ार ले रही है, 15 हज़ार उससे मिल रहे हैं। हम्म। हफ्ते में 2 दिन जाती है हर घर में वो ठीक है। कहती मैं 15 हज़ार से किस तरह करूँ, 18 हज़ार मेरा बिजली का बिल आ गया है। अब इस सूरत इस सूरत हाल समझ से बाहर है। ये आपकी बात अठारह सही है। हजार उसका बिजली का बिल, हाँ। हाँ। 18 हज़ार बिजली का बिल, कहती मैं 2 बच्चे उसके छोटे। हम्म। ये सूरत हाल तो देखें, अल्लाह ताला अपना करम करे, फिलहाल तो सूरत हाल खराब है और आगे मजीद खराब हो रही है। वो सही कह रहे और अल्लाह अपना रहम करे। और वही वाले, अब सच में उस खातून के पास 7.5 तोले सोना पड़ा हो, तो किसी ने उसको ज़कात देनी है और वो इस वजह से ना दे के जी इसके पास तो 7.5 तोले, पहले 7.5 तोले बेचे ताकि ये गरीब हो मजीद, फिर हम इसको ज़कात देंगे। पर्सनली मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं सिर्फ एक एहतियात इसमें करता हूँ, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे पर्सनल लेवल पे एहतियात लगती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मुलाजमीन को ज़कात ना दी जाए, उनको अपने पास से दें। अपने मुलाजमीन के अलावा लोगों पर ज़कात खर्च करते हैं। अपने मुलाजमीन को ज़कात देने में सिर्फ एक प्रॉब्लम आने का अंदेशा होता है। वो अंदेशा ये होता है, मिसाल के तौर पे आपने यही खातून को 15,000 रुपये रखा है, आपके घर भी ये 2 दिन काम करने आती है, आपने 2,000 रुपये इनको ज़कात की मद में देना शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि फर्ज करें वो 5,000 वैसे ले रही है, 2,000 ज़कात, उसको 7,000 मिलना शुरू हो गया, उसको कहीं और से नौकरी ऑफर होती है 6,000 रुपये की, वो उधर नहीं जाएगी,
वो कहेगी यहाँ से तो मुझे 7,000 मिलते हैं, मैं उधर नहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ 6 मिलेगा। तो उसमें ये खतरा होता है कि आपकी ज़कात कॉम्पनसेशन का पार्ट ना बन जाए, तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। तो कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला ने जो वसाइल दिए अपने मुलाजमीन के लिए अपनी जेब से कर दें, क्योंकि ज़कात के अलावा भी तो इन्फाक करते ही हैं हम सब। और जो ज़कात देनी है वो ज़रा हट के दें। हाँ, अपने मुलाजमीन को वन ऑफ कर दी अगर किसी ने, कि जी मसलन उसकी कोई बहुत मजबूरी आ गई और आपने को साल में एक आध दफ़ा या 2-4 सालों में एक आध दफ़ा उसको इकट्ठे 4-5 लाख रुपए दे दिए, वो काउंट नहीं होते उसमें, क्योंकि उसको पता होता है कि अब एक दफ़ा मिल गया, आइंदा नहीं मिलने। उसकी बेसिस पे वो आपकी नौकरी छोड़ने या रखने का फैसला नहीं करेगी। तो उसमें भी एहतियात कर लें तो बेहतर है, लेकिन चलें वो फिर भी ठीक है। बाकी अदरवाइज मुझे तो यही समझ आती है जी, जिसको भी ज़रूरत है, आपको लगे ज़रूरतमंद है, उसको ज़कात दे दें। फिर अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, अल्लाह ताला उन्हें जजा देनी है, हमने आपने थोड़ी देनी है। अगर आपके पास सपोज 50 तोले सोना है जी। और आपके 4 बच्चे हैं, आप उनमें पहले से ही शुरू से ही डिवाइड कर देते हैं कि दस हम्म। दस तोले इसमें से चारों बच्चों का है, और 10 तोले हम्म। आप अपने पास रख लेते हैं अपने यूज के लिए, तो क्या हम्म। आपको 50 तोले के ऊपर ही जक़ात देनी पड़ेगी, या वो आपने डिटरमिन कर दिया कि ये मेरा 10-10 तोले 4 बच्चों का है, अब वो जब उनकी शादियां होंगी तो ये मैं उनको दे दूंगा? तो क्या इसका तरीका कार है कि आप 10 तोले के ऊपर सोना जक़ात देंगे या पूरे 50 के ऊपर ही देंगे? जी मेरा अंदाज़ा ये है कि 50 पे देनी पड़ेगी। मैं उसकी वजह आपको बता देता हूँ। वजह ये है कि या तो आपने उसको मार्क कर दिया ना कि अब ये इस बच्चे के ही हैं, तो आपने बच्चे को मालिक बना दिया। मालिक बनाने में तो एक मतलब ये होता है कि बच्चा के कि मेरा 10 तोला है, नहीं मैंने इसको बेच के तो मैंने तालीम हासिल करने जाना है। तो आप कहेंगे नहीं बेटा तेरे नहीं है, मेरे हैं, मैंने तेरी शादी के लिए रखे हुए हैं। तो पहले आपने फैसला करना है कि ये बच्चे के हैं कि आपके हैं। अगर आपके हैं तो मेरा ख्याल है आप ही को ज़कात देनी चाहिए। आमतौर पर मार्क इसलिए कर देते हैं कि बंदा कहता है यार मैं फोत हो गया ना, तो ये इसके लिए ज़कात रखी हुई है, इसको दे देना, वरना दुनिया में मालिक बना दें तो फिर वो अपनी ज़कात का जिम्मेदार होगा, क्योंकि 10 तोले में उसको भी तो ज़कात पड़ जाएगी, एंड में साहब वहीं आ जाएगा। मैंने एक कारी साहब से पूछा था, तो उनका ये कहना था कि निसाब जो है वह इंडिविजुअल का है, फैमिली का निसाब नहीं है। बीवी का निसाब अलहदा है, लड़की का निसाब अलहदा है, आदमी का निसाब अलहदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने एक बच्चे की फीस देनी थी, तो मैंने हम्म। पूछा, मैंने कहा जी हो सकता है उनके हाथ उनको ज़कात न लगती हो। तो हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये पता करें कि उस बच्ची के पास 7 तोले जेवर है कि नहीं है। सही तो है। मैंने पता करवाया तो नहीं था। ठीक उन्होंने है। फिर ये कहा कि आप बच्ची को इंडिविजुअली ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि वो साहिब नसाब नहीं है। ठीक है। फैमिली में हर बंदे का अपना हाँ। इंडिविजुअल नसाब है। तो आपकी इस मामले में क्या राय है? जी, पहली बात है कि ये बात दुरुस्त है। अगर किसी बच्ची को फीस चाहिए और वो साहिब निसाब नहीं है, फिर तो जाहिर सी बात है उसको ज़कात मिल सकती है। मेरी अपनी ज़ाती राय तो ये है कि फ़र्ज करें वो बच्ची साहिब निसाब ही हो, फ़र्ज करें उसके पास पैसे हों, इवन देन अगर उसको ज़रूरत है तो वो फ़कीर मिस्कीन के ज़ुमरे में उसको ज़कात दे सकते हैं, अल्लाह ताला ने मना नहीं किया। जैसे मिसाल के तौर पर मुसाफिर साहिब निसाब होता है, बट क्योंकि वो मुसाफिर होता है उस वक्त उसको जरूरत होती है तो उसको ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह अगर कोई अपने शहर में रहते हुए भी अगर उसको जरूरत है, वो वाकई मोहताज है, तो उसको ज़कात दी जा सकती है। अब वो हमारा थोड़ा सा मसला ये होता है कि हम एक फतवे के साथ, क्योंकि हमने इसको पूरा फॉलो करना था, फिर हम उसके ना वो वर्क अराउंड रास्ते ढूंढते हैं। तो ये वर्क अराउंड उनका वैसे ठीक है, लेकिन मेरी जाती राय में उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं। आप अगर फैमिली को भी कंसिडर कर लें, या उस बच्ची को आप पैसे नहीं देते, उसकी माँ को देते हैं, और वो साहिब निसाब है भी लेकिन है मोहताज, तो मेरी राय में तो दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को वहम पड़ता है और वो इस तरीके से वर्क अराउंड करके देना चाहता है तो वो भी ठीक। जी रिजवान भाई, ये जो आपके घर की मेड्स होती हैं, माली होता है, जिनकी इनकम महीने की थोड़ी होती है, ज्यादा नहीं, वो आपसे 4-5 हजार रुपया महीना कमाते हैं, किसी और घर में भी काम करती हैं, उधर से भी 3-4 हजार रुपया कमा लेती हैं, क्या इनके ऊपर जक़ात एप्लीकेबल होती है? इनको हम जक़ात की अमाउंट में से दे सकते हैं? कोई पैकेज बना के, कोई दालों का, कोई कपड़ों का, या कुछ बना के हम इनको दे सकते हैं इस जुमरे में? जी, दे तो सकते हैं। मैं जाती तौर पे कोशिश करता हूँ कि उनको ज़कात की बजाय दूसरे फंड में से दे दूँ, दूसरी खैरात में से। क्योंकि उनको जब आप देते हैं ना, तो उनको ये होता है कि यार इधर लगे हुए हैं ना, तो इधर से तनख्वाह भी मिलती है और ज़कात भी मिलती है ना, तो वो
साइकोलॉजिकली उसको अपनी तनख्वाह का हिस्सा समझ लेते हैं। जो मैंने आपको मिसाल दी ना कि आपके यहाँ माली लगा है, 4,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, आप 2,000 उसको हर महीने ज़कात की मद में भी दे देते हैं, उसको कोई और से जॉब मिलती है जहाँ 5,000 मिलना है, वो 5,000 वाली नौकरी नहीं करेगा, आपकी 4,000 भी करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है जब मैं छोड़ जाऊंगा तो मेरी ज़कात भी बंद हो जाएगी। तो या तो फिर आप इंश्योर करेंगे जो छोड़ के जा रहा है उसको भी ज़कात कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आपके छोड़ के जाने से नौकरी वो अमीर तो हो नहीं जाएगा, 1,000 2,000 ही ज़्यादा कमाएगा। लेकिन अगर आपको होगा अच्छा जी बेटा अब तू छोड़ गया तो अब तुझे ज़कात भी नहीं मिलनी, इसका मतलब है फिर पहले भी आप उसको ज़कात नहीं दे रहे थे, फिर आप पहले उसको तनख्वाह ही दे रहे थे, उसका नाम ज़कात रखा हुआ। दे सकते हैं, ये कोई ये नहीं है कि किसी ने दे दिया तो गलत किया है। मेरा ख्याल ये है कि इसमें थोड़ी एहतियात कर लेना बेहतर है, ताकि हमारी ज़कात में शक शुबा ना पड़े। मेहरबानी जी, थैंक यू। एक देखें, अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके जी ऊपर रेंट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 70,000, मिसाल दे रहा ठीक हूँ है, एक, ठीक है, ठीक है। घर है, तो हम्म उसके ऊपर फिर हम कैलकुलेशन किस बेसिस पे करेंगे उसके ज़कात देने की? देखें, अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ है, असूल के मुताबिक आपने ये देखना है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। घर की मार्केट वैल्यू में लैंड के पोर्शन की वैल्यू बढ़ रही होती है आमतौर पे, और कंस्ट्रक्टेड वैल्यू की जो वैल्यू है वो आजकल तो वो भी वैसे बढ़ रही है क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है, लेकिन आमतौर पे वो ज़रा डिप्रिशिएट हो रही होती है। तो आप एक उस पे रफ एसोसिएशन कर लें, उसमें को बहुत ज़्यादा आखिरी पेनी तक वो असर्टन करने की जरूरत नहीं। तो आपने अंदाजा लगाया जी 2 करोड़ है, तो बेसिकली 2 करोड़ की मालियत का अगर घर है तो उसके ऊपर 2.5% ज़कात बनती है, जो 5 लाख रुपए बनती है। बज़ाहिर काफ़ी पैसे लगते हैं क्योंकि किराया आपको आ रहा है 8,40,000, उसमें से 5 लाख ज़कात दे देंगे, तो आप कहेंगे ये तो बड़े पैसे हैं। लेकिन अगर आपने गौर फिक्र करके को पता लगा इतने ही हैं, तो फिर जितने हैं वो देने पड़ेंगे। अगर आप उलमा से फतवा लेने जाएंगे तो वो कहेंगे देखें जी, जो घर आपने किराए पे चढ़ाया हुआ है ना, उसके ऊपर तो ज़कात है ही नहीं, तो इसको तो इग्नोर कर दें। और ये जो 8,40,000 आया है, अब पता लगा इसमें से जो आपके माल में शामिल हो, पता लगा आप 8,40 सारा खा गए, तो वो कहेंगे अच्छा जी इस पे कोई ज़कात नहीं। ये फतवा कॉमनली अवेलेबल है। मुझे ज़ाती तौर पे इस फतवे की समझ नहीं आती, इसलिए मैंने जब अपना ज़ाती फैसला करना होता है तो मैं ऐसी, अगर कोई मेरे पास चीज़ है तो मैं तो उस पर ज़कात अदा कर देता हूँ, और फिर अल्लाह ताला अपने फजल से कहीं और से अता फरमा देता है। तो कभी ये हुआ नहीं आज तक, अल्लाह करे आइंदा भी ना हो कि बंदा ज़कात अदा करने के काबिल ना रहे। मैंने जहन में यही सोचा हुआ है कि खुदा न खासा कभी ऐसी सिचुएशन हो गई तो फिर ठीक है, फिर जो प्रॉपर्टी होगी उसमें तो कुछ प्रॉपर्टी बेच देंगे, फिर अल्लाह मालिक। बट मैं तो उसी पे कैलकुलेट करता हूँ। लेकिन आपने जो कैलकुलेशन करनी है आपने खुद सोच समझ के करनी है। मैंने आपको लॉजिकल अपनी रीजनिंग बता दी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती जब वो कहते हैं ना कि जितना किराया आया उसके ऊपर वो आपके माल में शामिल हो गया, अरे वो तो माल में वैसे ही शामिल होना था, तो वो तो पढ़नी ही पड़नी थी। इस 2 करोड़ में उन्होंने ज़कात एग्जम्प्ट कर देते हैं। ये कहते हैं ना किराए पे आपने ज़कात देनी है, वो तो आप इन्हें नहीं केस देंगे, फर्ज करें आप इस 2 करोड़ में भी देते हैं और 8,40 का 8,40 आपने बचा लिया, तो ज़ाहिर है ये भी आपके एसेट्स में शामिल होगा, तो इस 8,40 में तो हर हाल में देनी है, इसमें से जितना भी बचा। इस 2 करोड़ को एग्जाम्प्ट कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक आदमी जो है, जो अमीर आदमी है, वो मकान में मकान खरीदी जाए और उसको किराए पे चढ़ाई जाए, और इतने उसको मकानों के सारे किरायों से मिलके हर महीने एक नया मकान बना ले, तो उसकी ज़कात हो जाएगी जीरो, जो अमीर तरीन आदमी होगा। और जिस गरीब के पास 70 लाख रुपए है, जो 2 करोड़ का घर अभी नहीं बना सकता, उसको देनी पड़ेगी ज़कात। ये लॉजिकल इसमें ना रिकंसिलिएशन नहीं हो पा रही, एटलीस्ट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। बट अगर कोई जेन्युइनली समझता है कि वो फतवा ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है, वो फिर अल्लाह ताला ने तो नीयतों की बुनियाद पर अमाल का हिसाब करना। किसी को जेन्युइनली लगता है कि हाँ नहीं, एक आदमी है, उसको 25 दुकानें हैं और 50 मकान है और ज़कात उसकी जो है वो 50 लाख रुपया कैश है, बस उसके ऊपर उसकी ज़कात है, तो उन्हें तो ज़कात अदा करनी है 1.25 लाख रुपया, जी वो 50 मकान और 25 दुकानें हैं, क्योंकि उसको तो एग्जाम्प्ट है। को जेन्युइनली समझता है तो वो उसको फिर अल्लाह ताला उम्मीद है माफ फरमाएंगे। लेकिन मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव जो मैंने समझी है वो आपके सामने पेश की। तो मेरे हिसाब से इस दो चलो करोड़ ठीक के है। घर पे 5 लाख रुपए ज़कात बनेगी, किराया जितना मर्जी आता है या नहीं भी आता। सर जी मैं भी थोड़ा सा इस पे कमेंट करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ये ऐसे ही है, जैसे हम कंपनी में शेयर लेते हैं ना जी, और उसके ऊपर डिविडेंड भी आ रहा होता है, टैक्स भी कट रहा होता है, ठीक है ना जी, और बिल्कुल। ज़कात
जो होती है वो भी एक साल के हिस्से में कहीं आकर वो कट जाती है ना जी। तो कुछ लोग बहुत सारे फतवे वाकई में मौजूद पड़े हैं मार्केटों में, वो कहते हैं ना जो आपका ज़कात भी जो एक्चुअली जो आपकी अमाउंट है वो तो शेयर आपके पास हैं, वो खरीदे हुए हैं आपके, ठीक है जी। तो उसके ऊपर आपको ज़कात भी काट जाती है, टैक्स भी गवर्नमेंट को वो भी काट जाता है और डिविडेंड भी आ जाता है, तो आप बड़ी जिम्मा हो गए। हालांकि ऐसा है नहीं है, आप सही फरमा रहे हैं। तो जो एक्चुअल अमाउंट जो है जितने भी वो शेयर के हैं साल बाद उसको कैलकुलेट करके, तो उसको मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने वो ज़कात देनी शुरू की एक्चुअल अमाउंट के ऊपर, यानी कि जितनी की वर्थ है उनकी, तो उस पर देता हूँ। तो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़कात जो मैं देता हूँ वो बढ़ती जाती है। यानी कि फर्स्ट ईयर मैंने एक साल 1 लाख दिया, तो अगले साल 2 लाख दे रहा हूँ। इसका मतलब मेरी अल्लाह ताला ने बरकत तो डाली हुई इसमें, वो ये नहीं डर होता कि हाँ जी वो तो मेरे अब उसमें से अगर मैंने 10 तोले सोना रखा हुआ तो हर साल 10 तोले में इसमें ज़कात दे रहा हूँ तो वो कम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला का अपना निज़ाम, अल्लाह ताला की ज़ात उसको बढ़ाती है। हर साल मेरी ज़कात बढ़ती है, कम नहीं हुई। तो मैं मुतमिन होता हूँ कि मैं मतलब जो है ना हर साल अल्लाह ताला मेरे एसेट बढ़ा रहा है उसके ऊपर ना जी। तो ये तो अल्लाह का निज़ाम है जी। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। जो चीज़ हमें सही सही समझ आई है उस पर अल्लाह ताला डबल अजर अता फरमाए। अगर कुछ समझने में गलती भी लगी है लेकिन हमने जेन्युइन एफर्ट किया है, तो उस पर भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।